हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग पिछले साल के जो प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, आज इसका ये सेकंड लेक्चर है। जैसा कि आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे झारखंड में परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें कि आपका कॉमर्स स्पेसिफिक की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, जिसमें कि आपका झारखंड पीजीटी हो गया। इसके अलावा जो वरीय अंकेक्षक जो कि झारखंड सीजीएल टेक्निकल और साथ ही नगर पालिका सेवा के लिए जो राजस्व निरीक्षक है, उसमें कॉमर्स के जो छात्र हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसी में जो कॉमर्स का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पिछले साल के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये प्रश्न जो है डिफरेंट एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा झारखंड में अगर हम पीजीटी को छोड़ दें, पीजीटी एक एग्जाम हुआ था, बाकी कोई एग्जाम यहाँ पर कॉमर्स से संबंधित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत सारे डिफरेंट परीक्षाएं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के जो टीचर्स से और अन्य संबंधित परीक्षाएं, उसी का कलेक्शन करके आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। आज ही हम लोग सेकेंड लेक्चर में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और अभी जो सीरीज चल रहा है, ऑडिटिंग का सीरीज चल रहा है, इसमें हमने पहला क्लास लिया था। अगर आप में से जो छात्र अभी तक उसे नहीं देखे हैं, जो उसे जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका जो तैयारी है और भी बेहतर हो सकता है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, जिससे कि आधार पर आप खुद को जांच सकते हैं कि हमारी जो तैयारी चल रही है उसमें और हमें कहां कहां बदलाव करने हैं और कहां कहां उसमें सुधार करना है, जिससे कि परीक्षा में ये जो समस्या अभी हो रही है वो परीक्षा में न हो, जिससे कि रिजल्ट आपका बिल्कुल 100% हो जाए। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले, जैसे कि आपको पता है कि जो जेएसएससी का शेड्यूल है उसके अनुसार जल्द ही झारखंड पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। तो झारखंड पीजीटी के लिए जो छात्र टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशली जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आपका क्लास में जो इनरोल नहीं है हमारे संस्थान में, वो भी इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि ये ओपन टेस्ट सीरीज होगा जिसमें कि कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपका कुल 20 टेस्ट है। अभी देखिएगा तो आपका स्पेसिफिक ऑफर भी चल रहा है। इस ऑफर को खत्म होने से पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार हो सके, क्योंकि इसमें जो टेस्ट लिया जाएगा सारे का आपको आंसर दिया जाएगा। साथ ही आपका उसमें जो ऑल इंडिया रैंकिंग है, मतलब जितने भी छात्र यहाँ पर परीक्षाएं देंगे, क्योंकि इसमें जो छात्र हैं बाहर के भी देंगे, आप भी दीजिएगा, और बहुत सारे जो छात्र क्लास के हैं वो सभी स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर टेस्ट देंगे, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आपको कहाँ और बेहतर करने की जरूरत है। दूसरे छात्रों के मुकाबले आपको अपने आप को जांचने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो भी छात्र क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हैं, अभी जो स्पेशल जो पीजीटी के लिए जो बैचेस चल रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, साहित्य, तो ये सारे जो सब्जेक्ट के बैचेस प्रारंभ हुए हैं, उसमें अगर आप जुड़ते हैं तो मात्र 5000 आपको पड़ेंगे, और दोनों पेपर का करते हैं तो मात्र 7000 में। और ये कोर्सेज आपको ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर आपको ज्वाइन करना है, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसी में जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप वहां पर स्पेशल ऑफर में जुड़ सकते हैं, और साथ ही जो झारखंड नगर पालिका और जो टेक्निकल है उसमें भी आपका बहुत ही कम फीस पर ये संपूर्ण तैयारी आपको हो जाएगा। एडमिशन के लिए आप हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड कीजिएगा, या फिर आपका स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप वहां पर सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज के इस सेशन में जो हम लोग प्रश्न संख्या 17 से प्रारंभ करेंगे। लेक्चर 1 जो हुआ था उसमें हमने प्रश्न संख्या 16 तक ऑडिटिंग से संबंधित चर्चा किया था। जो छात्र उसे नहीं देखे हैं, जिससे जरूर देखिएगा, अलग से उसका हमने प्लेलिस्ट भी वहां पर बनाया हुआ है, वहां पर जाइएगा कॉमर्स सेक्शन में, वहीं पर आपको पहला वीडियो मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंट और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसे आप वहां पर जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 से स्टार्ट करते हैं। अपना उत्तर फटाफट कमेंट कीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 से हम लोग 17 से स्टार्ट करते हैं। एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। जब ऑडिटिंग होता है तो ऑडिटर जो है बहुत सारे फ्रॉड्स को वहां पर पता भी चलता है। ऐसे तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव नहीं है फ्रॉड्स को पता करना, लेकिन हाँ, जब कोई जांच होती है, क्योंकि डिटेल में एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का किया जाता है, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो आपको बताना इसमें से कौन कौन से
फ्रॉड का पता लगाने का प्रयास किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। पहला, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नकदी का दुरुपयोग। दूसरा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, सामग्री का दुरुपयोग। तीसरा है फ्रॉड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। अगर हम ऑडिटिंग अगर देखिएगा तो ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है तो वहां पर पता चलता है कि इस तरह के जितने भी फ्रॉड्स हैं, मिस अप्रोप्रिएशन है, उन सभी का ऑडिटर जो है पता करता है। इसीलिए राइट आंसर बिल्कुल यहां पर जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसीलिए देखिएगा जब हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग एक पॉइंट भी पढ़ते हैं कि ऑडिटिंग होने से जो इंप्लॉइज हैं और जो काम करने वाले कंपनी में लोग हैं, बिजनेस में, उनके बीच में एक फियर बना रहता है, भय बना रहता है कि अगर हम कोई मिस अप्रोप्रिएशन करेंगे या फिर धोखाधड़ी करेंगे या फिर कोई फ्रॉड करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसलिए देखिएगा वहां पर नैतिकता या फिर जो इथिकल चीजें हैं वो इंक्रीज करती है उस बिजनेस में जहां पर ऑडिटिंग होता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है 18, an auditor is not an insurer and all that he is required to do to exercise with the reasonable care and skill. This decision was given in the case of, एक अंकेक्षण बीमा करता नहीं है। बीमा करता मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक बीमा करता होता है, आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपके जो रिस्क है उसको अपने ऊपर ले लेता है। क्या ऑडिटर ऐसा करता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। वही चीज ये डिसीजन दिया गया था कि एक अंकेक्षक बीमा करता नहीं है और उसे जो कुछ करना है वो अपने उचित देखभाल और कौशल अपना जो, क्योंकि एक ऑडिटर जो होता है एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा होता है। आपको पता है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, आपको पता है 4 से 5 साल का वो कोर्स होता है, उसी में आर्टिकलशिप वगैरह होते हैं। उसके बाद उसका और भी एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। सीए इन प्रैक्टिस जो है वही ऑडिटिंग कर सकता है, तो अपने स्किल के आधार पर जो है ऑडिटिंग का काम करता है। और यह निर्णय जो दिया गया था किस विवाद में दिया गया था? तो पहले यहां पर दिया हुआ ए, बी, सी और डी। अगर यहां पर अगर सही उत्तर देखा जाए तो ये जो उत्तर दिया गया, मतलब जो रीजन दिया गया था या फिर जो ये डिसीजन दिया गया था, लंदन और जनरल बैंक के मामले में ये दिया गया था। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19 है, टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अपना उत्तर फटाफट कमेंट कीजिए। और जितने भी छात्र हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो जब भी वीडियो को देखते हैं तो इसको पॉज कर लीजिए। हो सकता है कि आप जो कमेंट कर रहे हैं या फिर प्रश्न को पढ़ने में आपको समझने में देरी लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रोक लीजिए और अपना उत्तर जरूर वहां पर लिखिए, या तो अपने पेज पर लिखिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे क्या होगा कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं उसको भी सबसे ज्यादा मायने रहे, क्योंकि हम अगर उत्तर दे देंगे, हम ही दे देंगे, प्रश्न भी हम ही सब चेक कर देंगे, तो फिर आपका कीजिएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट का, आपका नॉलेज का टेस्ट तभी हो पाएगा जब आप खुद उत्तर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कुछ टाइम देते हैं, जरूर अपना उत्तर लिखिएगा पेज में और फिर उसको मिलान कीजिए कि हाँ, कि हमने जितना उत्तर दिया आज के सेशन में, मान लीजिए 15-20 प्रश्न हुआ, तो उसमें से आपने कितना सही किया, फिर मिलाइए अपना। तो उसके बाद आपको अपना परफॉर्मेंस भी पता चलेगा कि हमें, और उस पर एक बार जरूर चेक कीजिए कि किस प्रश्न में मेरा गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, क्या नॉलेज कहाँ पर कमी है और क्या चीज की कमी है, उन चीजों में सुधार करने की जरूरत, तभी आप अपने आप को इंप्रूव कर पाइएगा एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है 19, टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण है जो, तो टाटा कंपनी लिमिटेड ऑडिटिंग इज नेसेसिटी, लग्जरी, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, मतलब कि प्रतिष्ठा मूलक, मतलब कि एक तरह से प्रतिष्ठा भी बढ़ती है क्या ऑडिटिंग से, और चौथा है आपका नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ। तो आपको पता होगा कि ऑडिटिंग जो है किसी भी कंपनी के लिए, यहां पर टाटा कंपनी नाम दे दिया गया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। किसी भी कंपनी के लिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटिंग कंपलसरी है, नेसेसिटी है। इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा उसका ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 20, आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं। आंतरिक नियंत्रण, इसका पर हमने वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फ्री में आपको उपलब्ध कराया था, और जो क्लास के छात्र हैं क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब यहां पर पूछा गया है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या चीज है? इंटरनल ऑडिटिंग का, सॉरी, इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल का सीधा सा मतलब कि जो सिस्टम बना के रखा गया है, जो होल सिस्टम, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा है, जो गार्ड है आने जाने वाले को चेक कर रहा है, तो क्या है? इंटरनल कंट्रोल है, ये जो सिस्टम बना के रखा है, जो मैनेजमेंट बनाता है। तो इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या शामिल होते हैं? पहला, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण तथा आंतरिक जांच। दूसरा है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली। तीसरा है
इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट्स। और चौथा है इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जैसे कि हमने बताया कि इंटरनल कंट्रोल होल सिस्टम जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाकर रखा गया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम लोग बोलते हैं। उस आधार पर अपना यहां पर उत्तर कमेंट कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, जैसे कि हमने बताया कि इस पर हमने आपको एक इसी चैनल पर हमने आपको एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया भी था और अलग से क्लास में भी डिस्कस किया था। हम जब डिस्कस कर रहे थे आपको हमने बताया था कि इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत ही आता है आपका इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। अभी हमने डिफाइन भी किया कि होल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाकर रखा गया है उसी को बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल, आंतरिक नियंत्रण। तो आप सोचिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिट ये तो कभी भी इंटरनल कंट्रोल का भाग नहीं है, ये एक अलग टाइप का, जब हम टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ते हैं तो पर एक अलग टाइप का ऑडिटिंग होता है जो लीगल प्रोसेस के तहत होता है। तो ये मतलब ये तो नहीं होगा। सी देखते हैं, इंटरनल चेक तो है, इंटरनल ऑडिट है, लेकिन फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट्स, फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट्स का इंटरनल कंट्रोल में शामिल हम लोग कह सकते हैं नहीं किया जाता है। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो इंटरनल चेक भी इसमें शामिल हो जाता है। इंटरनल चेक क्या होता है कि मैनेजमेंट ने इस तरह का सिस्टम बना के रखा है कि एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों को वेरीफाई कर दे रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा है। जैसे कि आजकल आप जाते होंगे कोई मॉल वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियों में खरीदने, तो कभी भी देखिएगा जहां पर आप खरीदारी किए तो ऐसा नहीं कि आप वहां पर लेके गए आपको बिल तो तुरंत थमा देगा और आपको अपना गुड्स लेके चल जाना है, बिल्कुल नहीं। पहले आपका तो आप वस्तु खरीदे, उसको जमा कीजिए, तो आपको एक स्लिप इनवॉइस बनाकर देगा, फिर जाकर आपको अगर फ्लोर में है तो डिफरेंट फ्लोर में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो अलग अलग 3-4 काउंटर से गुजरना पड़ता है, तब जाकर फाइनल आपको वहां पर मिलता है आपका गुड्स और पेमेंट आप करते हैं। फिर गेट से निकलते हैं तो वहां पर भी आपका चेक किया जाता है, आपके स्लिप को देखा जाता है, आपके गुड्स जो खरीदा उसको भी। मतलब कि एक ही कार्य के लिए यहाँ पर 4-5 व्यक्ति लगाए गए हैं। तो क्या कंपनी पागल है कि 4-5 व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए लगा दिया गया है? क्या सैलरी देना उसको अच्छा लगता है? तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यही है इंटरनल चेक। अगर मान लीजिए काउंटर 1 वाले ने अगर कोई फ्रॉड किया या फिर कुछ मिस एप्रोप्रिएशन करने की कोशिश करेगा तो काउंटर 2 वाला पकड़ लेगा। अगर वो करेगा तो काउंटर 3, अगर वो भी नहीं पकड़ेगा तो काउंटर 4 जहां का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर वो भी नहीं कर पाया तो गेट पर पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए ये सिस्टम बना कर रखा जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट जो इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। बिल्कुल वो भी नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स है तो बोल सकते हैं कि ये इंटरनल चेक के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट होगा आपका यहाँ पर बी होगा, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक तो बता दिए एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है? जैसा कि हमने बताया मैनेजमेंट के द्वारा जो होल सिस्टम बना के रखा गया है। इंटरनल ऑडिट में भी देखिएगा तो मैनेजमेंट जो है आपका अपना एक बंदा नियुक्त कर देता है, जो उसका एक क्लर्क भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है। वो क्या करता है कि मान लीजिए बिजनेस में कुछ ना कुछ एरर्स होते रहते हैं, फ्रॉड्स होते ही रहते हैं, 100% को तो किसी चीज को रोका नहीं जा सकता है। तो ऑडिटर जिस चीज को गलती को पकड़े उससे पहले ही अपने ही द्वारा पहले वेरीफाई कर लीजिए। तो इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि समय समय पर इंटरवल पर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना के आधार पर उसका खुद वो वेरीफाई करता रहे। और जब ऑडिटर आए पूरा होल, क्योंकि उसको करना पड़ता है, तो इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रॉपर्टी ऑडिट। प्रॉपर्टी ऑडिट रेफर्स टू औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों के सत्यापन से। बी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशंस, एकल स्वामित्व वाले संस्थाओं के खाते की जांच। सी है एग्जामिनेशन ऑफ नीड्स एंड रेशनल ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से। और डी है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी के कंपनियों के अंकेक्षण से। अपना उत्तर कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं।
ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसमें आपका। अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रोपेरिटी ऑडिट, जो औचित्य अंकेक्षण है, ये संबंधित है आपका, जैसे कि आपका कोई बिजनेस में कुछ आवश्यकता है, जैसे कि हम लोग कॉस्ट ऑडिट पढ़ते हैं ना, तो कॉस्ट ऑडिट में देखिएगा आप डिफरेंट टाइप के ऑडिटिंग वहां पर पढ़ते हैं, जो वे से संबंधित है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपका। जैसे कि बिजनेस में जो एक्सपेंस किया जा रहा है, क्या वास्तव में वो खर्च होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मटेरियल जो आ रहा है गोदाम में पहुंच रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑडिट से संबंधित है, तो जो खर्चे वहां पर देखने को मिल रहा है, खर्चे वहां पर आपका जो दिख रहे हैं, तो क्या वो रीजनेबल हैं, होने चाहिए थे, तो उसका ऑडिटिंग से संबंधित है। तो राइट आंसर यहां पर जी होगा, एग्जामिनेशन ऑफ नीड्स एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से। अगला है 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन लेखा परीक्षा प्रक्रिया का भाग नहीं है। प्रबंधन लेखा, ध्यान रखिएगा, जो मैनेजमेंट ऑडिटिंग है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अपना उत्तर कमेंट कीजिए। फटाफट अपना उत्तर कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर जो आप सबका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट पूछा गया है। मैनेजमेंट ऑडिट का क्या अर्थ है। मैनेजमेंट मतलब कि जो सिस्टम या फिर जो बिजनेस में जो इंप्लॉइज हैं या फिर जो उनके वर्क्स हैं वो कितना इफेक्टिव है, उसका इवेल्युएशन किया जाता है, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं मैनेजर्स के द्वारा, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है जो कार्य वगैरह, उससे संबंधित है आपका। तो जब हम मैनेजमेंट ऑडिट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग इन्वेस्टिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड द एप्लीकेशन ऑफ फिक्स एसेट इन द कंपनी, एक तरह से ये उसी से संबंधित है कि आखिर जो डेप्रिसिएशन का मेथड उपयोग किया जा रहा है, जो फिक्स एसेट्स के जो एप्लीकेशन है या फिर जो उसका यूसेज है उससे संबंधित है। तो ये मैनेजमेंट के निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उससे संबंधित है। तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा। अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ऑडिट में बहुत सारे चीजों के मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर है, जो मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे संबंधित होना है चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑडिट में उसी चीज को चेक किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर आपका डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ए, यहां पर अगर नाम आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार हम आपको नाम बता दे रहे हैं। आर जी विलियम, बी है स्पाइसर एम पैगलर द्वारा, सी है कार्टर द्वारा और डी है आपका जे आर बॉटली बॉय द्वारा। तो अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा फटाफट। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, बस इसमें रटने वाला है। ये जो डिफिनेशन दिया गया था ये स्पाइसर और पैगलर के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है चालू ऑडिटिंग मतलब कि करंट ऑडिटिंग, मतलब कि जो सालों भर, इसका मतलब यही है कि जो ऑडिटिंग का कार्य जो सालों भर चलते रहता है वही आपका करंट ऑडिटिंग है, चालू अंकेक्षण है। तो राइट आंसर यहां पर बी होगा। नैतिक
जांच की जाती है, एक मिनट, इसका थोड़ा, नैतिक जांच की जाती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूटीन चेकिंग, को इंग्लिश में बोलते हैं रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग की जाती है संस्था के प्रबंधकों के द्वारा, संस्था के कर्मचारियों द्वारा, अंकेक्षकों के द्वारा या फिर अंशधारियों के द्वारा। तो रूटीन चेकिंग किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका वो सी होगा। ये अंकेक्षक ही करेगा, जो अंकेक्षक होता है आपका बिजनेस में, उसी के द्वारा जो है आपका ये स्वयं ऑडिटर के द्वारा जो है इसकी जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का नहीं है? मतलब इसमें ऐसा आपको बताना है ऑडिटर का इसमें से कौन सा कार्य शामिल नहीं होगा। पहला, कपट को ढूंढना और रोकना, जो फ्रॉड्स वगैरह ये किए गए हैं उस चीज को। बी है आपका लेखा पुस्तकों को लिखना। सी आपका गणितीय शुद्धता की जांच करना। और डी है आपका अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, मतलब कि जो एरर्स हुए हैं उसको ढूंढकर फिर उसको रोकना। तो यहां पर अगर देखिएगा तो ऑडिटर का यहां पर पूछा गया है कार्य नहीं है। तो अगर इन चारों पॉइंट में अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर यहां पर बी होगा। आपको याद होगा कि ऑडिटर का काम कभी भी लेखा पुस्तकों को तैयार करना या लिखना नहीं होता है, क्योंकि ऑडिटर का काम तो होगा कि जो बन चुका है, मतलब जैसे कि हम लोग डिफाइन भी करते हैं ना कि जहां पर अकाउंटेंट का काम खत्म होता है वहीं से ऑडिटर का काम स्टार्ट होता है। मतलब अकाउंटेंट का काम क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना, फिर उसका जांच करने का काम ऑडिटर फिर प्रारंभ करता है। इसीलिए यहां पर बाकी सारे सभी होगा, लेकिन यहां पर बी नहीं होगा, लेखा पुस्तकों को लिखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था को अनिवार्य अंकेक्षण कराना होता है? सहकारी संस्था, जीवन बीमा कंपनी, ट्रस्ट या फिर उपरोक्त सभी। अगर इसमें अगर देखिएगा तो कंपलसरी पूछा गया है, तो कंपलसरी जो आपका ऑडिटिंग होता है आपका बहुत सारे संस्थाओं के लिए होता है। तो आपको पता होगा इसमें जो नाम दिया हुआ है, अगर हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बहुत सारे संस्था के लिए कंपलसरी होता है। जो इसमें नाम भी दिया हुआ है सरकारी संस्था के लिए बिल्कुल सही, उसके लिए ऑडिटिंग तो कंपलसरी है। जीवन बीमा कंपनी तो खुद एक कंपनी, कंपनियों के लिए तो पहले से ही अनिवार्य है। ट्रस्ट के लिए भी अनिवार्य रहता है। तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न है 27, आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो इंटरनल कंट्रोल होता है। हाँ, आंतरिक अंकेक्षण, हाँ सॉरी, इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग इंग्लिश में इसको कहेंगे। इंटरनल ऑडिटिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल ऑडिटिंग का, वो क्या होता है? ए, अशुद्धियों एवं कपटों को जल्दी ढूंढना। बी, अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना। सी, वार्षिक लेखा का शीघ्र सत्यापन करना। और डी, नियमित लेखांकन सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर जो होगा यहां पर देखिए सी और डी तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वार्षिक लेखा का शीघ्र सत्यापन से मतलब कि कोई मतलब नहीं रह जाता है इंटरनल ऑडिटिंग से संबंधित। नियमित लेखांकन सुनिश्चित करना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर ए और बी में कोई एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अशुद्धियों एवं कपटों को जल्दी ढूंढना और अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना। तो अगर ये पहला पॉइंट को देखा जाए तो इंटरनल ऑडिटिंग भी यही ऑडिटर जो काम करता है उसका काम तो होता है कि चलिए जो बिजनेस में थोड़े बहुत जो अशुद्धियां हो जा रही है, एरर्स हो जा रहे हैं, उसको पकड़कर उसको मतलब पता करके उसको रेक्टिफाई करना। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का जो इंटरनल ऑडिटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जब फाइनल ऑडिटर आए, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर है जब फाइनल ऑडिटिंग करने आएगा उसके कार्यों में सहायक होना। और कार्यों में सहायक होने का क्या मतलब है कि जो बहुत सारे जो कार्य ऑडिटिंग हर एक अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शन को चेक करेगा, उससे अच्छा क्या उस पर एक पहले से ही एक रिपोर्ट बना दिया जाए, तो वो ज्यादा सही होता है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर जो सबसे बेहतर उत्तर जो लग रहा है वो आपका बी है। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, अंतिम अंकेक्षण के में सहायक होना, अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना। तो यहाँ पर 27 का जो होगा उत्तर वो बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, यहां पर ध्यान रखिएगा जो इन दोनों में से प्रश्न जो है आपका, इस प्रश्न में ये भी उत्तर हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर हम इस आधार पर बोल रहे हैं बी, कुछ बुक्स वगैरह में देखिएगा ना तो आपका ए भी मिलता है आपका, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर यहां पर क्या काम करता है, जैसे जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें अशुद्धियां हैं उसको पता लगा लेना।
लेकिन अशुद्धियों को पता लगाने से क्या होगा कि अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना। लेकिन इसको इस आधार पर भी आपका गलत ठहराया जा सकता है ऑप्शन बी को, क्योंकि अगर देखिएगा तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इंटरनल ऑडिटिंग हुआ उसके कार्यों को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, पूरा उसी पर। हो सकता है कि इसके कार्यों को एक्सेप्ट करे या भी नहीं भी करे। तो हम लोग लेके चलेंगे आपका कि इसको ए ही उत्तर मानिएगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा फाइनल ऑडिटिंग करने, इंटरनल ऑडिटर के वर्कों को वो एक्सेप्ट करेगा भी या भी नहीं भी कर सकता है। तो हम लोग बेहतर उत्तर जो लेके चलेंगे कि ए, क्योंकि इंटरनल ऑडिटिंग में यही चीज हम लोग देखते हैं कि जो ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर, वो जो एरर्स है, जो फ्रॉड्स है, उसको ढूंढ सके जल्दी। 28 है, अंकेक्षक किस समय प्रारंभ होता है? यहां पर अंकेक्षण होगा, किस समय प्रारंभ होता है ऑडिटिंग? ए, जब पुस्तपालन समाप्त होता है, जब लेखा कार्य समाप्त होता है, जब प्रबंधन अवकाश पर जाता है, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है। ये सी और डी तो बिल्कुल खत्म है, मतलब होगा ही नहीं। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया था ना, कि जहां पर अकाउंटेंट का कार्य पूरा होता है उसके बाद ऑडिटर का कार्य जो होता है प्रारंभ होता है। तो मतलब कि जो लेखा पुस्तक वगैरह जो बुक्स ऑफ अकाउंट से तैयार हो गया तो ऑडिटर का है अपना काम पूरा कर लेगा, मतलब स्टार्ट करेगा। जहां पर लेखा कार्य समाप्त होगा ऑडिटर का कार्य प्रारंभ होगा, तो अंकेक्षण का काम प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कंपनियों का अंकेक्षण होता है ऐच्छिक, अनिवार्य, पूर्ण या इनमें से? ये तो सीधा सा है, अनिवार्य होता है जितने ही पब्लिक कंपनीज हैं। नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जांच से संबंधित है? जो इंटरनल जो चेक है, इंटरनल चेक से संबंधित है। यहां पर ध्यान रखिएगा इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है हम आपको इंग्लिश में बताते जा रहे हैं कि जो इंग्लिश के भी छात्र हमको कोई दिक्कत ना हो। तो इंटरनल चेक का संबंध है किससे? पहला, आंतरिक लोगों द्वारा लेखा रिकॉर्डों की जांच करना, मतलब आंतरिक जो इंटरनल जो मैनेजमेंट के द्वारा स्थापित किए गए हैं उनके द्वारा। परिसंपत्तियों का सत्यापन आंतरिक रूप से होना। सी है, एक व्यक्ति के कार्य की जांच स्वतः ही एक अन्य व्यक्ति द्वारा होती है। और डी है, प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों की जांच आंतरिक तौर पर की जाती है। सबसे बेस्ट उत्तर जो होगा सी होगा। अभी हम डिफाइन कर रहे थे, अभी जो स्टोर वाला एग्जांपल लिए थे कि काउंटर 1 है, काउंटर 2 है, काउंटर 3 है, काउंटर 4 है, काउंटर 5 है, और गेट पर एक वहां पर खड़ा है गार्ड। आप कुछ खरीदारी करते हैं, पहले काउंटर 1 पर देते हैं, वहां पर आपको स्लिप बनाकर देता है, फिर यहाँ पर काउंटर 2 पर आता है, तो फिर वहां पर उसको चेक करता है, उसको फिर पैक करता है, फिर काउंटर 3 पर देता है, फिर वहां पर वो उसको वेरीफाई करता है और काउंटर 4 पर जाकर वो जमा करता है। फिर जाकर आप वहां पर यहाँ पर जो इनवॉइस मिला था वो जमा करते हैं, तो आपको फिर पेमेंट करते हैं, और पेमेंट के बाद फिर आपको वो आपका सामान दे देता है। ये क्या हो रहा है? इसी को बोलते हैं इंटरनल चेक। कि एक व्यक्ति का कार्य, जैसे कि अगर एक कुछ फ्रॉड करेगा तो दूसरा पकड़ लेगा, एक फ्रॉड करेगा तो तीसरा पकड़ लेगा, तो एक व्यक्ति का कार्य दूसरा व्यक्ति स्वतः ही जांच कर ले रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल चेक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है 31, यदि एक कंपनी में एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य पूरक है तो वह इसका संबंध है आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक लेखा परीक्षण, आंतरिक जांच, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो अभी डिफाइन किए कि एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य का पूरक है, कि अगर वो कार्य वो करेगा तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए? आंतरिक जांच। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो होगा इंटरनल चेक। अगला है 32, एक अंकेक्षण कार्यक्रम, जो ऑडिटिंग जो प्रोग्रामिंग होता है, निम्नलिखित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। ए, अंकेक्षक के आने और जाने के लिए, नैतिक जांच के लिए, कंपनियों के शाखाओं के निरीक्षण के लिए, और डी है आपका अंकेक्षक के चरणबद्ध कार्य के लिए। तो अपना उत्तर कमेंट कीजिए फटाफट। 32। अब देखिए यहां पर जो अंकेक्षण कार्यक्रम है, जो ऑडिटिंग जो प्रोग्रामिंग होता है, वो तैयार किया जाता है कि जैसे कि मैनेजमेंट ने ये अपॉइंट किया ऑडिटर का, ऐसे तो एजीएम में होता है, तो मैनेजमेंट ही ने कार्य देगा कि किस किस चीज का ऑडिटिंग करना है। तो एक तरह से ऑडिटिंग जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें सिस्टमेटिक वे से कौन सा काम पहले करना है, कौन कौन स्टेप शामिल होंगे,
फिर जो वेरिफिकेशन होगा, भाउचिंग होगा, मतलब कि चरणबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक वे से, स्टेप वाइज कौन कौन से वर्क को पूरा करना है, काम करना है, उसी चीज को बोलते हैं ऑडिटिंग प्रोग्रामिंग, अंकेक्षण कार्यक्रम। तो चरणबद्ध तरीके से, तो राइट आंसर यहां पर आपका डी होगा, सिस्टमेटिक जो स्टेप वाइज जो वर्क है, राइट आंसर डी। अगला है 33, नैतिक जो जांच है आज से है, पहला नित्य प्रति के सौदों को देनदानी जांच या फिर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, लेखों की अस्थायी जांच, और डी है नैतिक मदों की जांच। तो अपना उत्तर कमेंट कीजिए 33 का। ओके, नैतिक जांच को हिंदी में बोलते हैं इसको रूटीन चेक। तो रूटीन चेक पर अभी शायद एक प्रश्न अभी एक और आया था, तो इसको इंग्लिश में आप यहां पर लिख लीजिएगा, रूटीन चेक। रूटीन चेक को अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो उसी से संबंधित है। तो अपना उत्तर फटाफट कमेंट कीजिए। रूटीन चेक का से तो सीधा सा मतलब है कि जो भी ऑडिटर का काम होता है सिस्टमेटिक वे से या फिर जो रेगुलर बेसिस पर जो ऑडिटिंग का पूरा काम कर रहा है, जो लेखा परीक्षक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी जांच जो कर रहा है, वही रूटीन चेक के अंतर्गत आएगा। तो अगर इसे उत्तर देखें तो पहला है आपका नित्य प्रति के सौदों की देनदानी जांच या फिर बी आंतरिक निरीक्षक प्रणाली, सी है लेखों की अस्थायी जांच, और डी है आपका नैतिक मदों की जांच। इसका सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर बी। देखिए रूटीन चेक है, जैसे कि आपका ऑडिटर अगर ऑडिटिंग करने जाता है तो हर एक ट्रांजेक्शन, जैसे एक दिन में लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ऑडिटर के लिए कभी भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि लाखों ट्रांजेक्शन को चेक करे। तो वो क्या करेगा कि एक दिन कुर्सी लगा के बैठ जाएगा और देखते रहेगा सभी का कि कौन सा स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है, क्या ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स पर हमको मतलब कि फीडबैक देना है, ऑडिटर को रिपोर्ट देना है कि ट्रांजेक्शन सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहे हैं। लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन्स को कोई भी वेरीफाई नहीं कर पाता, वहां पर सैंपलिंग होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लीजिए, फिर उसको रूटीन चेक कीजिए कि हाँ ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसमें कुछ धांधली तो नहीं हो रहा है, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो 2-4 दिन कुर्सी लगा के बैठ जाएगा, अपना देखते रहेगा कि किस तरह से ट्रांजेक्शन वहां पर हो रहे हैं। तो इसी बोलते हैं कि जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है उसी के अंतर्गत ये आता है। राइट आंसर यहां पर बी होगा। अगला है 34, आंतरिक अंकेक्षण से आज सी है, आंतरिक अंकेक्षण से आज सी है ए आंतरिक रोकथाम की प्रणाली, बी है अंकेक्षण द्वारा देनदानी की जांच, और सी है आपका प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण, और डी है आपका अंकेक्षण द्वारा प्रारंभिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण या ध्यान रखिएगा इंटरनल ऑडिटिंग, इंग्लिश में हम यहां पर लिख दे रहे हैं इंटरनल ऑडिटिंग। उत्तर कमेंट कीजिए। ओके चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहला, आंतरिक रोकथाम की प्रणाली, गलत।
ये भी गलत है। अंकेक्षक द्वारा देन देनी की जांच, या फिर हाँ बेहतर उत्तर है, क्योंकि अभी हमने बताया था इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की तरफ से अपना ऑडिटिंग करवाया जाता है, जिसको इंटरनल ऑडिटिंग कहते हैं। तो प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण, तो सबसे बेस्ट उत्तर यहाँ पर सी होगा। अगला है 35, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत ऐसी कार्य प्रणाली जमा की जाती है कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा कार्य की प्रगति में ही जांच लिया जाता है, कहलाता है आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक रोकथाम, स्वीकार्य अंकेक्षण, या फिर नैतिक की जांच। उत्तर कमेंट कीजिए। इस पर भी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। इसी को तो इंटरनल चेक कहते हैं। तो एक तरह से ये इंटरनल जो फ्रॉड या फिर जो एरर्स वगैरह, या फिर कुछ मान लीजिए फ्रॉड ही नहीं करना चाहते हैं, 4 काउंटर पर बैठे हुए हैं, किसी तरह के किसी में मिस्टेक भी हो सकता है। हम लोग तो अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल जो एरर्स वगैरह होते हैं। तो क्या होता है कि जो फ्रॉड से एरर से उनको पहले ही रोक लिया जा सके। तो इसी तरह इसको यहाँ पर, चूंकि इंटरनल चेक यहाँ पर आंतरिक जांच उत्तर में नहीं है ऑप्शन में, तो हम लोग यहाँ पर इसका सही उत्तर जो देंगे वो आंतरिक रोकथाम देंगे। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, आंतरिक रोकथाम। तो आज यहाँ पर 35 पर जो है हम लोग यहाँ पर आज का सेशन में यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करते हैं। कुल मतलब कि पिछले क्लास में करीब 16 के लगभग प्रश्न हुए थे, और इस क्लास में आपका 35 तक, मतलब कि आज भी करीब आपका 20 के लगभग जो है, करीब आपका 19-20 के लगभग जो है हमने यहाँ पर प्रश्नों को डिस्कस किया। इस तरह के और भी सेशन होते रहेंगे, आप इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर कोई किसी को डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी छात्र अभी तक क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल में नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस में क्या बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर अभी क्लासेस लेना सही रहेगा? देखिए क्लासेस जो होता है आपका, ऐसा नहीं कि अभी से आप लाइव क्लास कीजिएगा डेली बेसिस पर तो आपका हो जाएगा, कभी भी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। अगर एग्जाम अगर मान लीजिए दिसंबर में ले लेगा तो फिर क्लासेस में जुड़ने का क्या मतलब है? तो क्लासेस में इस आधार पर जुड़िए कि आपको जो रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं वो आपको उपलब्ध हो, और डाउट सेशन लाइव आपको उपलब्ध कराया जाए। एक दिन में आप 3-4 वीडियो देखते हैं, मान लीजिए पूरे क्लास जो है करीब 100 के लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए पूरा कॉमर्स का जो सिलेबस है उस 100 वीडियो 110 वीडियो में पूरा कंप्लीटेड है हमारे पास। तो वही वीडियोस आप देखिए, 3-4 वीडियो भी आप एक दिन में देखते हैं तो आपका बिल्कुल आसानी से सब कवर हो जाएगा, अच्छे से वो भी कवर होगा। आप इतना मोटी मोटी बुक पढ़िएगा अभी तो बहुत सारी चीजें जो सुनने से, जैसे आज वीडियो हम ये बना रहे हैं, अब इसे खुद सॉल्व करते हैं तो दोनों में अंतर चीजें होती है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आ रही वो भी समझ में आने लगती है। वही चीज वीडियो देखने से होता है। तो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि आपको चीजों को समझने में, पकड़ने में, याद करने में आसानी होगी। इसलिए आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही रहे हैं कि बिना टेस्ट के तो आप, जैसे कि आपका युद्ध में जाना है तो उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास आपके कमियों को बताता है, सुधार करना कहां पर है वो बताता है। और स्टडी मटेरियल तो आपको वहां पर रिवीजन करने के लिए, क्योंकि अभी चीजों को लिखना पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज को आप लिखिए, इतना चीजें टाइम नहीं है। तो क्योंकि लिखने में जितना टाइम दीजिएगा आप उतना जल्दी में, अगर लिखा हुआ चीजें हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसको एक बार से जगह 10 बार रीड कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा सोर्सेज एक ही रखिएगा, आपके पास संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सोर्सेज हो और उसी को 10 बार रिवीजन कीजिए। 10 सोर्सेज नहीं देखना है आपको, एक सोर्स रखिए और 10 बार उसको पढ़िए, वो सबसे बेहतर आपको रिजल्ट देगा। और वो चीजें हमारे संस्थान में उपलब्ध कराई जाती है बहुत ही कम फीस में। अभी तो यहाँ पर मात्र 5,700 जगह 5,000 आपको पीजीटी के पड़ेगा। दोनों पेपर करते हैं तो मात्र 7,000 में। पीजीटी का है आपका 4,700, जनरल पेपर का मात्र 3,000 ये भी पड़ रहा है आपका। जेटेट का 6,000 के लगभग, 4,500 के लिए अलग अलग है। इसी तरह आपका नगर पालिका और टेक्निकल के लिए भी ज्वाइन करते हैं तो आपको वो भी आपका बेहतर फीस में, आपको बहुत ही कम फीस में। इसका तो फरवरी में एग्जामिनेशन है तो अभी इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है, तैयारी कीजिए। और ये देखिए ध्यान रखिए, सीजीएल जो परीक्षा है उसमें लाखों छात्र हैं, इसमें हजारों फॉर्म गया होगा कि नहीं हो गया वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कंपटीशन कम रहेगा और एग्जाम भी जल्दी होगा इसका, क्योंकि कम कैंडिडेट का एग्जाम लेने में देरी नहीं करती है, इसीलिए आपके लिए बेहतर है। और फरवरी में एग्जाम में अच्छा खासा टाइम भी है, अभी आपके पास 2.5 से 3 महीना है, समय दीजिए, बिल्कुल बेहतर रिजल्ट हो जाएगा आपका। तो आज का सेशन हम लोग यही पर एंड करते हैं। एडमिशन के लिए वही स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है
और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। एडमिशन के लिए आपको सारे गाइड किए जाएंगे। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।